Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 18th of January 2022. 18 जनवरी 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज हम प्रीलिम्स क्वेश्चंस ऑफ द डे की, जो कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आज मैंने पॉलिटी के क्वेश्चंस उठाए हैं, तो आई होप यू विल ट्राई टू आंसर, और मुझे बताइएगा एंड में आपके कितने क्वेश्चन आपसे बने। एंड अगर आपको कंटेंट वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक और शेयर करिए अपनी तरफ से, दैट इज ऑल वी वांट। स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आप देख सकते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग कैन वोट थ्रू पोस्टल बैलेट इन इंडिया। पोस्टल बैलेट के थ्रू इनमें से कौन वोट कर सकता है? फर्स्ट इज अ पर्सन सब्जेक्टेड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन, सेकंड इज अ पब्लिक सर्वेंट ऑन इलेक्शन ड्यूटी। तो आपको बताना है कि पोस्टल बैलेट के थ्रू इलेक्शन कौन कर सकता है, वो वोटिंग कौन कर सकता है। ऑप्शंस आर 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन। ठीक है ना? तो दीज आर दी ऑप्शंस फॉर यू। दूसरा सवाल देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब पहला स्टेटमेंट कह रहा है स्पीकर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन ऑफ अ मेंबर इफ ही और शी इज सेटिस्फाइड दैट सच रेजिग्नेशन इज वॉलंटरी, इज नॉट वॉलंटरी और जेन्युइन। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स टू होल्ड बाई इलेक्शंस विद इन 6 months of a seat getting vacated either due to resignation or death of a legislator। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट हैज द स्टैट्यूटरी स्टेटस थ्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट इन 1951। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है इट मैंडेट्स द मिनिस्टर शैल नॉट अनाउंस एनी फाइनेंशियल ग्रांट इन एनी फॉर्म और प्रोमिसेस देयर ऑफ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज इन फोर्स। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन। ठीक है ना? सो लेट मी टेल यू द आंसर्स वन बाय वन। आंसर्स तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप पॉज करके इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश भी करिएगा। पहला सवाल मैंने पूछा था कि इनमें से पोस्टल बैलेट के थ्रू कौन वोट कर सकता है, तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि बोथ। पब्लिक सर्वेंट ऑन इलेक्शन ड्यूटी एंड अ पर्सन सब्जेक्टेड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन बोथ आर एलिजिबल फॉर पोस्टल बैलेट। ठीक है ना? और कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जो कि पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट कर सकते हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। विच आर द कैटेगरीज ऑफ पर्संस हु कैन वोट थ्रू पोस्टल बैलेट। ठीक है ना? पोस्टल बैलेट के थ्रू कौन वोट कर सकता है, प्लीज डू टेल मी। ठीक है ना? एंड सेकेंड क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। पहला स्टेटमेंट इसमें था कि स्पीकर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन ऑफ अ मेंबर इफ ही और शी इज सेटिस्फाइड दैट रेजिग्नेशन इज नॉट वॉलंटरी और जेन्युइन। तो इसका जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है, बिकॉज स्पीकर को अगर लगता है कि जेन्युइन नहीं है, अगर कोई रेजिग्नेशन जेन्युइन नहीं है, तो ही और शी कैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन। बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स टू होल्ड बाई इलेक्शन विद इन 6 months ऑफ अ सीट गेटिंग वैकेटेड। ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा मैंडेट नहीं करता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 जरूर मैंडेट करता है। तो इसका स्टेटमेंट सेकंड जो है वो गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 ही रहेगा जो कि सही रहेगा। ठीक है ना? दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अब देखो इसका स्टेटमेंट 1 गलत है। क्यों? क्योंकि ये स्टैट्यूटरी नहीं है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक्चुअली स्टैट्यूटरी नहीं है। इलेक्शन कमीशन अनाउंस करती है इसको, तो ये कन्वेंशन भी बन चुका है कहना चाहिए, या फिर कहना चाहिए कि ऑन द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है। अदरवाइज दिस इज नॉट एक्चुअली अ स्टैट्यूटरी थिंग, है ना? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी थिंग, तो दैट इज द थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 3 न्यूज क्वेश्चंस। आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं रिगार्डिंग द न्यूज एनालिसिस पार्ट। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला आज का जो इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है वो है गोट हेड योगिनी। अब अभी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो था उसने बताया कि देयर वाज अ आइडल ऑफ गोट हेडेड योगिनी। गोट हेड योगिनी का एक स्टैच्यू था जिसको कि इलीगली रिमूव किया गया था फ्रॉम द टेम्पल इन लोखारी, बांडा, उत्तर प्रदेश। तो लोखारी नाम की जगह है, याद रखिएगा। मैं आपको थोड़ा सा लिख के बता देता। ये देखो, ये है LOKHARI, लोखारी टेम्पल है
जो कि बांदा उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ से कि गोट हेड योगिनी का जो स्ट्रक्चर था उसको इलीगली रिमूव किया गया था। नाउ इट इज बीइंग रिटर्न टू इंडिया, तो उसको याद रखिएगा। एंड गोट हेडेड योगिनी जो है इट्स अ 10th सेंचुरी स्टोन आइडल, इट्स अ 10th सेंचुरी स्टोन आइडल। कब का आइडल है ये? 10th सेंचुरी का है। इट ओरिजिनली बिलोंग्ड टू अ ग्रुप ऑफ स्टोन डीटीज इन सैंडस्टोन एंड वाज इंस्टॉल्ड इन लोखारी टेम्पल। तो ये बेसिकली इट बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ स्टोन डीटीज इन सैंडस्टोन एंड इट वाज इंस्टॉल्ड इन द लोखारी टेम्पल। लोखारी टेम्पल में इसको इंस्टॉल किया गया था। द आइडल हैज बीन इलीगली रिमूव्ड फ्रॉम द टेम्पल, इसको इलीगली रिमूव किया गया था 1980s में। एंड इन अक्टूबर 2021 द आइडल वाज डिस्कवर्ड इन लंदन, तो लंदन में इसको डिस्कवर किया गया था। नाउ इट इज बीइंग रिटर्न टू द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। तो इसको अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दोबारा से रिटर्न करने की जो प्रोसेस है वो चल रही है ना। योगिनी का मतलब क्या होता है? इट्स अ ग्रुप ऑफ पावरफुल फीमेल डिविनिटीज विच आर एसोसिएटेड विद द तांत्रिक मोड ऑफ वर्शिप। तो तांत्रिक मोड से एसोसिएटेड है योगिनीज। दे आर द ग्रुप ऑफ पावरफुल फीमेल डिविनिटीज एंड दे आर वर्शिप्ड एज अ ग्रुप। ऑफन 64 योगिनी बोला जाता है। 64 योगिनी नाम सुना है ना आपने? तो इनको 64 योगिनी के नाम से पूजा जाता है अलग अलग। And they are believed to possess the infinite powers. They are believed to possess infinite powers. ठीक है ना? तो ये भी आप याद रख सकते हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है रिगार्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसका नाम है C2S प्रोग्राम, जिसका नाम है चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम। क्या नाम है? चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम। एंड इसमें उन्होंने एप्लीकेशंस मंगाए हैं लगभग 100 एकेडमिया से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, स्टार्टअप से, MSMEs से। ठीक है ना? ये सारे एप्लीकेशंस जो है वो मंगाए गए हैं एंड इट इज चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम। क्या नाम है इसका? चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम। इसका एम क्या है? चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम का एम है टू ट्रेन 85,000 क्वालिफाइड इंजीनियर्स। 85,000 क्वालिफाइड इंजीनियर्स को ट्रेन करना इन द एरिया ऑफ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। कौन से एरिया में? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन। तो एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वाले एरियाज में 85,000 से ज्यादा क्वालिफाइड इंजीनियर्स को ट्रेन करना। दूसरा है तो डेवलप 175 ASICs। ASICs का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड है, ऑब्वियस सी बात है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स या आईसीस का डेवलपमेंट तो होगा ही होगा। तो एप्लीकेशन स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के बेसिस पे कुछ इंटीग्रेटेड सर्किट्स को डेवलप करना बेसिकली इसका एम है ना। वर्किंग प्रोटोटाइप्स ऑफ 20 सिस्टम ऑन चिप्स, है ना। तो वर्किंग प्रोटोटाइप्स बनाना, ठीक है। कुछ अच्छे प्रोग्राम है ये। 85,000 क्वालिफाइड इंजीनियर्स को वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन के लिए ट्रेन करना। दीज आर द थिंग्स विच आर देयर। पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस में बेसिकली लगभग 100 एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, R&D के इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ IITs, NITs, गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस, R&D ऑर्गेनाइजेशन, स्टार्टअप्स एंड MSMEs, दिस कैन ऑल पार्टिसिपेट, है ना। तो बेसिकली इट्स अ एकेडमिया इंडस्ट्री कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट आप बोल सकते हैं। एकेडमिया इंडस्ट्री कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट के रूप में इसको चिप्स टू स्टार्टअप का जो प्रोग्राम है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स नाम याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत ही आएगा। पंजाब पोलिंग नाउ ऑन February 20th। 20 फरवरी को पंजाब पोलिंग थोड़ा पोस्टपोन कर दी गई है, कीपिंग द व्यू ऑफ गुरु रविदास बर्थ एनिवर्सरी। तो गुरु रविदास जयंती को ध्यान में रखते हुए उसको थोड़ा पोस्टपोन किया गया है। अब थोड़ा सा मैं आपको गुरु रविदास के बारे में पहले बता दूं। गुरु रविदास वॉज एन इंडियन मिस्टिक पोएट सेंट ऑफ द भक्ति मूवमेंट। ये याद रखिएगा, ये भक्ति मूवमेंट के हैं गुरु रविदास। कब के हैं? भक्ति मूवमेंट के। एंड ही इज द फाउंडर ऑफ रविदासिया रिलीजन। एक रिलीजन ही इनके नाम पे है, रविदासिया। दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। रविदासिया रिलीजन के फाउंडर हैं ये। एंड 15th-16th सेंचुरी के बीच में ही ये स्टार्ट किया गया था एज अ रिलीजन। एंड ही इज वेनरेटेड एज अ गुरु, एज अ टीचर इन द रीजन्स ऑफ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड मेनली पंजाब एंड हरियाणा। ही वॉज अ पोएट, सेंट, सोशल रिफॉर्मर एंड स्पिरिचुअल फिगर। ये आप याद रख सकते हैं। एंड इनके हिम्स जो हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी इंक्लूड किया गया। हिज हिम्स हैव बीन इंक्लूडेड इन गुरु ग्रंथ साहिब एज वेल। एंड ही टॉट रिमूवल ऑफ सोशल डिविजन्स ऑफ कास्ट एंड जेंडर। इनकी जो मेजर टीचिंग्स थी उनमें से है कि सोशल डिवीजन ऑफ कास्ट एंड जेंडर को रिमूव किया जाए, प्रमोट किया जाए यूनिटी को, एंड पर्सनल स्पिरिचुअल फ्रीडम को का परस्यूट होना चाहिए। मतलब यू शुड परस्यू योर पर्सनल स्पिरिचुअल फ्रीडम। कास्ट एंड जेंडर के सोशल डिविजन्स को दूर किया जाए, यूनिटी को प्रमोट किया जाए और पर्सनल स्पिरिचुअल
फ्रीडम ही आपका एम होना चाहिए। तो दिस इज व्हाट गुरु रविदास टॉट एंड रविदासिया रिलीजन याद रख सकते हैं 15-16 सेंचुरी के बीच में है ये, एंड ही वाज वेनरेटेड एज अ गुरु इन द रीजन्स, जो रीजन्स मैंने आपको बताया। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, एंड दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। आगे मैं आपको एक थोड़ा सा मैप भी दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, जो मैप मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे यूक्रेन और रशिया वाला रीजन मैं दिखा रहा हूँ, यूक्रेन और रशिया का एक्चुअली रीजन दिखा रहा हूँ। अब काफी ज्यादा लड़ाई दोनों में हो रही है। यूक्रेन का कुछ पार्ट है जिसको रशिया कंट्रोल करता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं रशिया के ही जो बैक्ड सेपरेटिस्ट हैं, जैसे यहाँ पे डोनेट्स्क वाला जो रीजन है आपको दिख रहा है, डोनेट्स्क वाला रीजन, उसमें जो डार्क येलो बोल सकता हूँ मैं, डार्क येलो कलर का जो एक रीजन है जिसमें लिखा है इट इज कंट्रोल्ड बाय रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट, ये रीजन है जिसमें रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट है। यूक्रेन आपको दिख रही होगा यहाँ पे, और यहाँ पे रशिया दिख रहा होगा, ठीक है ना। यूक्रेन यहाँ पे ऊपर इसकी कैपिटल कीव, और रशिया का जो रीजन है, एक्चुअली रशिया क्यों अटैक करता है यूक्रेन में, क्योंकि रशिया का खुद का कोई वार्म वाटर पोर्ट नहीं है, कोई वार्म वाटर पोर्ट रशिया के पास नहीं है। रशिया के ज़्यादातर पोर्ट जो है वो ठंड में क्या हो जाता है, बिल्कुल मतलब लगभग 6, 7, 8, 10 महीने तो उनके पोर्ट जो रहते हैं सारे फ्रोजन कंडीशन में रहते हैं। ऐसे में उनको वार्म वाटर पोर्ट्स की जरूरत है ताकि वो जो ट्रेड है वो कर सके। तो इसी कारण से जो ये क्रीमिया वाला रीजन आपको दिख रहा है, क्रीमिया वाला रीजन और सेवेस्टोपोल है ना, सेवेस्टोपोल जो ये रीजन दिख रहा है, दीज आर एक्चुअली द पोर्ट्स जिनका यूज रशिया कर सकता है। इसीलिए रशिया जो है क्रीमिया में बार बार अटैक करता है और क्रीमिया के पोर्ट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। थोड़ा मैं आपको जड़ बताना चाहता था, जो उसकी जड़ है। कई बार आपको ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि क्यों डिस्प्यूट चल रहा है, क्यों डिस्प्यूट चल रहा है। एक्चुअली डिस्प्यूट का रीजन ये है कि वो पोर्ट्स जो है वार्म वाटर पोर्ट्स, वार्म वाटर पोर्ट्स क्या होता है, मतलब जहां पे पानी जमा ना रहे, पानी बर्फ ना रहे, पानी थोड़ा मतलब उसमें लिक्विड फॉर्म में रहे। तो ऐसे में ये पोर्ट्स हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए, जो क्रीमिया वाले पोर्ट्स हैं इनको कंट्रोल करने के लिए वो इस रीजन पे अटैक करता है। और यही रीजन है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में इतनी ज्यादा लड़ाई भी होती रहती है। तो रशिया यहाँ पे दिख रहा है आपको, और यहाँ पे यूक्रेन में कैपिटल कीव, ऊपर आपको देखो यूक्रेन जो है बेलारूस को टच भी कर रहा है ना। नीचे इधर रशिया और क्रीमिया के बीच में एक सी ऑफ अजोव है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि सी ऑफ अजोव जो है वो 3 तरफ से कौन सी बाउंडेशन है। सी ऑफ अजोव में एक तो यूक्रेन, ऊपर आपको यूक्रेन दिख रहा होगा, इधर रशिया दिख रहा है, फिर यहाँ पे आपको क्रीमिया। तो यूक्रेन, रशिया और क्रीमिया अलग नहीं है, वैसे क्रीमिया यूक्रेन का ही पार्ट है, लेकिन रशिया इस पे अटैक किया था 2014 में भी रशिया ने अटैक किया था क्रीमिया के ऊपर, है ना। और सेवास्तोपोल जरूर याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पोर्ट रहेगा। जब भी आप कभी डिटेल में इसको पढ़ेंगे तो सेवास्तोपोल का आपको मतलब समझ में आएगा कि क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। ब्लैक सी को ये टच करता है, ब्लैक सी को आपका यूक्रेन भी टच करता है, रशिया भी टच करता है ना। ब्लैक सी को, इसको तो याद रखिएगा, ब्लैक सी को रशिया भी करता है, यूक्रेन भी करता है, टर्की करता है, बुल्गारिया करता है, रोमानिया करता है। बर्गर टी करके सा कोड बनाया था ना, बर्गर टी, BU इज फॉर बुल्गारिया, R इज फॉर रशिया, एंड R इज फॉर रोमानिया, एंड T इज फॉर टर्की, ये भी है ना। तो इस तरीके से आप इसको याद भी रख सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये कुछ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड विद मी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोलकाता बुक फेयर पोस्टपोन बाय अ मंथ, अखिलेश प्रोमिसेस MSP गेन्स, है ना। यहाँ पर ऑरोविले पार्टनर्स विद अ वीडियो स्ट्रीमिंग एंटिटी फॉर फिल्म फेस्टिवल। तो यहाँ पे ऑरोविले हैज टीम, ऑरोविले तो आपको पता है ना, ऑरोविले एक्चुअली ऑरोबिंदो घोष के नाम पे ये बनाया गया था, ऑरोविले, है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड अभी ऑरोविले जो फर्म है, इट हैज टीम्ड अप विद न्यूजीलैंड बेस्ड वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज फॉर होस्टिंग द 2022 एडिशन ऑफ ऑरोविले फिल्म फेस्टिवल, ठीक है ना। ऑरोविले फिल्म फेस्टिवल जो कि एक ऑनलाइन एडिशन होगा, इसके लिए न्यूजीलैंड का याद रखेगा, न्यूजीलैंड की एक कंपनी है, वीडियो स्ट्रीमिंग कंपनी, जिसके साथ इन्होंने वो किया है, मतलब डील की है इन ऑर्डर टू शोकेस दिस ऑरोविले फिल्म फेस्टिवल। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, है ना। ऑरोविले इंटरनेशनल याद रख सकते हैं आप। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी नहीं, वैसे मैंने आपको बता जरूर दी, बट दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो आप आगे मूव कर सकते हैं। हाँ, नाउ लेट्स कम टू द एडिटोरियल सेक्शन। अब हम आते हैं एडिटोरियल सेक्शन में। बहुत ही ज़्यादा प्यारे एडिटोरियल,
पहला जो एडिटोरियल है वो इंडियाज वॉचवर्ड्स इज नॉट सो ब्राइट इन 2022। तो यहाँ पे ऑथर जो है वो एम के नारायणन है। इन्होंने बहुत ही प्यारे तरीके से बताया कि किस तरीके से 2022 में जो डेमोक्रेसी है वो थ्रेट में है, और कौन कौन सी एरियाज हैं, कहाँ कहाँ किस कारण से डेमोक्रेसी थ्रेट पे है। ठीक है ना। तो 2022 द रिस्क अगेंस्ट डेमोक्रेसी, द रिस्क अगेंस्ट डेमोक्रेटिक सेटअप दे आर हाइटेंड अप। यहाँ पे ऑथर का कहना है कि डेमोक्रेटिक सेटअप और डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जो रिस्क हैं वो काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, स्पेशली इन 2022। और इसके उन्होंने एविडेंसेस भी दिए हैं, उनके चीजें भी बताई हैं। उन्होंने सबसे पहले तो यूएसए का नाम लिया कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। सबसे बड़ा जो रीजन है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है कि जो अपने डेमोक्रेटिक टेनेट्स को ही भूलता जा रहा है। अभी रिसेंटली हमने देखा होगा कि यूएसए में काफी अटैक हुआ। यूएसए में जो इलेक्टोरल काफी चीजें थी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। देखो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेनेट ऑफ डेमोक्रेटिक सेटअप, है ना। ये तो आपको पता ही होगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो होते हैं दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक सेटअप। पर ऐसे में अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के ऐसे एलिगेशंस लगेंगे कि यूएसए जैसी कंट्री में जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है ना, कहना चाहिए, जहां पे सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आया, ऐसे में तो दैट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर अदर कंट्रीज टू सस्टेन, है ना। यहाँ पे दूसरा जो रीजन ऑथर ने दिया है डेमोक्रेटिक सेटअप को फेल होने का वो है चाइना। चाइना हैज इंक्रीजिंग इट्स रोल एज अ डिसरप्टर। चाइना का जो रोल है इट इज इंक्रीजिंग एज अ डिसरप्टर। और इसमें एग्जांपल दिया उन्होंने हांगकांग। अभी हांगकांग का एग्जांपल दिया। हांगकांग में हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने लॉ पूरे चेंज कर दिया, सिक्योरिटी लॉ वहां का चेंज कर दिया। जो स्पेशल ऑटोनॉमस रीजन का जो मांग किया था ब्रिटेन ने चाइना से, वो उन्होंने नकार दिया। आपको पता होना चाहिए कि 1997 में ब्रिटिशर्स से लिया था इन्होंने, और 50 साल की कसम खा के बैठे थे। मां की कसम खाई थी कि 50 साल तक इनको स्पेशल ऑटोनॉमस रीजन रखेंगे, लेकिन उन्होंने ये कसम अभी 2020 में ही तोड़ दी, और 2047 तक ये कसम उनको पूरी करनी थी उन्होंने, लेकिन कहा कि नहीं, हम सड़ी सुपारी वन में डालते हैं, और सीता जी ने कसम उतार दी, और ये बोल करके उन्होंने ये हांगकांग को पूरा कब्जे में कर लिया। अगला जो ऑथर के अकॉर्डिंग जो हॉटस्पॉट होने वाला है इसका, वो होने वाला है ताइवान। ठीक है ना। तो द नेक्स्ट हॉटस्पॉट कैन बी ताइवान एज वेल। तो उन्होंने कहा जैसे हांगकांग हुआ है ना, तभी ताइवान की भी बारी आ सकती है। ताइवान की बारी क्यों आ सकती है? क्योंकि रिसेंटली हमने देखा कि बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो ताइवान के साथ अगर डील कर रही हैं तो चाइना उनके साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप उनको तोड़ रहे थे। लिथुआनिया का एग्जांपल मैंने आपको बताया था। लिथुआनिया ने रिसेंटली ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक सेटअप किया, और चाइना ने लिथुआनिया को फिर छोड़ दिया। ठीक है ना। वन चाइना प्रिंसिपल बोलता है चाइना इसको। वन चाइना प्रिंसिपल है कि केवल एक ही चाइना, और ताइवान बोलता है कि वो खुद आरओसी रिपब्लिक ऑफ चाइना है। तो दैट इज अ थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। इसी के बाद ऑथर ने जो अगला बोला है वो है रशिया यूक्रेन का कंफ्लिक्ट। रशिया यूक्रेन का कंफ्लिक्ट फिर एक तरीके से नाटो और फॉर्मर यूएसएसआर का कंफ्लिक्ट भी आप बोल सकते हैं, है ना। तो दैट इज रिसर्चिंग, ये भी रिसर्च कर रहा है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि रशिया ने बोला कि भैया नेटो, आप अपनी अब वो जो आप अपना जो रीजन है वो बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि आप मेरे बॉर्डर तक घुसते जा रहे हैं ना। रशिया ने ये चीज बोली नाटो को कि आप अब अगर यूक्रेन को अगर आप ले लेंगे अपने अंदर में, तो आप तो मेरे बॉर्डर में घुस जाएंगे, है ना। सो दैट इज अ थिंग विच रशिया हैज फॉरबिडन। और ये कॉन्फ्लिक्ट जो केवल रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये बहुत बड़ा रूप ले रहा है। रशिया और नेटो के अगेंस्ट ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट होता जा रहा है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इसके बाद आगे मैं आपको बता दूं थोड़ा और चीजें, जैसे कि तालिबान का रिटर्न। ऑथर ने यहाँ पे कहा कि रिटर्न ऑफ तालिबान इज अनदर थ्रेट टू डेमोक्रेसी। रिटर्न ऑफ तालिबान क्यों एक थ्रेट है? क्योंकि तालिबान ने जितना डेमोक्रेटिक सेटअप को नुकसान पहुंचाया उतना किसी ने नहीं पहुंचाया होगा। ठीक है ना। अब तालिबान ने कैसे पहुंचाया? तालिबान ने वहां पे आपने देखा होगा कि जो फीमेल है उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे हैं। आपने देखा होगा तालिबान में बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, वहां पे लोगों को फ्रीडम का अधिकार नहीं है, वहां पे आर्ट एंड कल्चर का किस तरीके से जो हनन हो रहा है, आर्ट एंड कल्चर को जिस तरीके से दबाया जा रहा है। सो ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ दैट। एंड तालिबान इज जो तालिबान का राइज हुआ है, दैट इज एक्चुअली डिसेंट और अ डिग्रेडेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन अफगानिस्तान रीजन। न केवल अफगानिस्तान में बल्कि जो पार्टनर कंट्रीज है पाकिस्तान, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग व्हिच यू नीड टू रिमेंबर। इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा है कि इंडिया को भी डिटरमाइन करना पड़ेगा कि चाइना के साथ किस तरीके से डील करना है, किस तरीके से चाइना का जो बढ़ता हुआ एग्रेसिवनेस है, बढ़ता हुआ असर्टिवनेस है, उसको किस तरीके से काउंटर कर सकता है चाइना इंडिया। तो दैट इज द थिंग व्हिच इंडिया हैज टू सी।
ठीक है ना। हमको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि किस तरीके से हम काउंटर कर सकते हैं चाइनीज इंटरफेरेंस को, किस तरीके से हम काउंटर कर सकते हैं चाइनीज एग्रेशन को, है ना। ऑथर सेज ऑल दीज थिंग्स विल बी इंपॉर्टेंट। सो आई होप यू गॉट क्लैरिटी ओवरऑल। और यहाँ पे ऑथर ने वही बोला कि 2 रीजन्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे इंडिया के लिए। एक उसमें से सेंट्रल एशिया, जिसके सारे लीडर्स को अभी 26 जनवरी को हमने इन्वाइट भी किया है। तो एक रीजन रहेगा ये आपका सेंट्रल एशिया का, और दूसरा रहेगा आपका वेस्ट एशिया का रीजन, ठीक है ना। एक सेंट्रल एशिया का रीजन रहेगा, दूसरा आपका वेस्ट एशिया का रीजन रहेगा। और ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट रीजन्स रहेंगे। और आगे आने वाले समय में ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस तरीके से इंडिया बैलेंस बनाता है, क्योंकि जब सेंट्रल एशिया के पास इंडिया आएगा तो उसमें कजाकिस्तान, ये सारे रीजन्स रहेंगे, है ना। और कजाकिस्तान खुद के अंदर बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। कजाकिस्तान के अंदर खुद वहां पे इतने प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लोगों ने बोला कि भैया हमको बेच दिया, हमारा ऑयल इतना महंगा कर दिया, गवर्नमेंट पूरी बिक गई है गवर्नमेंट, ये सारी चीजें वहां पे कजाकिस्तान में भी चली रहा है। तो इंडिया के लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है आगे वाला समय, लेकिन बहुत ही इंटेलिजेंटली उसको यहाँ पे बैलेंस बना के चलना होगा। दूसरा जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, जस्ट व्हाट द डॉक्टर ऑर्डर्ड फॉर द लाइफ स्टॉक फार्म्स, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। एक्चुअली में ये लाइफ स्टॉक फार्म के ऊपर ये आर्टिकल है। लाइफ स्टॉक यानी कि जो एनिमल हस्बेंड्री वाला पार्ट होता है ना एग्रीकल्चर का, उसके ऊपर रिलेटेड है। तो लाइफ स्टॉक बेसिकली और उसका वेटनरी पार्ट, एक्चुअली ऑथर ने यहाँ पे लाइफ स्टॉक का वेटनरी पार्ट यहाँ पे बोला है कि लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन जो देखो वो 537 मिलियन है, यानी कि इंडिया में 537 मिलियन लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है। उसमें से 95.8% जो है वो रूरल एरियाज में कंसंट्रेटेड है, ठीक है ना, 95.8%। तो ऐसे में ऑथर ने बोला है कि कंट्री का जो लाइफ स्टॉक है वो ज्यादातर रूरल और रिमोट एरियाज में रह रहा है, इसलिए जो वेटनरी सर्विसेज हैं वो बहुत ही बड़ा मेजर चैलेंज लेकर के आती है। वेटनरी सर्विसेज जो हैं वो बहुत ही ज्यादा मेजर चैलेंज लेकर के आते हैं, ठीक है ना। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम क्या है, बार बार जो प्राइमरी हेल्थ की बात करते हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट ह्यूमंस, है ना। जब भी हम प्राइमरी हेल्थ की बात करते हैं हम ह्यूमंस की बात करते हैं, लेकिन एनिमल्स, लाइफ स्टॉक, इनकी बात कोई नहीं करता। ऑथर ने बोला है कि भाई इनकी बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डिसीजेज इन द प्रेजेंट टर्म आर जूनोटिक डिसीजेज। आज के टाइम पे जो ज्यादातर डिसीजेज हैं वो जूनोटिक डिसीजेज हैं, मतलब उनका ऑलरेडी कनेक्शन ह्यूमंस के साथ बहुत ज्यादा है ना। इसीलिए वन हेल्थ मिशन और वन हेल्थ प्लान जो है ना, ये सारी चीजें वो लाई गई हैं। तो ऑथर ने ऐसे, दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग दैट कि इफ यू आर नॉट लुकिंग एट द एनिमल पार्ट, इफ यू आर नॉट लुकिंग एट द लाइफ स्टॉक पार्ट, देन यू आर इग्नोरिंग द ह्यूमन पार्ट एज वेल, बिकॉज मोस्ट ऑफ द डिसीजेज आर जूनोटिक डिसीजेज इन नेचर, दे आर नॉट सेपरेटेड, दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। एंड सेकेंड थिंग इज दैट, दूसरी चीज जो ऑथर ने बोली वो ये बोली है कि इफ यू आर नॉट लुकिंग एट द लाइफ स्टॉक हेल्थ, देन यू आर मतलब कि यू आर मेकिंग अ रॉन्ग चॉइस। Why? Because farmers are dependent upon livestock. जो rural economy है that is dependent upon the livestock only. तो ऐसे में it becomes very important that you shift your focus towards the animal problems, you shift your focus towards the animal diseases as well. तो आप अपना जो focus है वो animal diseases और animal health की तरफ भी move करिए। यहाँ पे अभी रिसेंटली कुछ प्रोविजंस हैं, इंडिया ने भी कुछ एक प्रोग्राम लेकर के आए हैं, ठीक है ना। पहला जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है वो है लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिसीज कंट्रोल, LH&DC, यानी लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। इट्स अ मेजर फोकस इज बेसिकली स्टैब्लिशमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द वेटनरी सर्विसेज। तो यहाँ पे वेटनरी सर्विसेज को स्ट्रेंथन करना इसका मेन एम है। नाम क्या है, यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम, लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिसीज कंट्रोल, लाइफ स्टॉक हेल्थ and disease control program. The major focus is basically on establishment of strong veterinary services. तो ये आप याद रखिएगा इस प्रोग्राम के अंतर्गत। फर्स्ट पॉइंट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेटनरी सर्विसेज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट दे डू इज दैट दे एस्टैब्लिश मोबाइल वेटनरी यूनिट्स, mobile veterinary units. Remember this point, use this point in the answer writing as well. Mobile veterinary unit. अब ये what this mobile veterinary unit does, क्या करती है ये मोबाइल वेटनरी यूनिट? सो दिस मोबाइल वेटनरी यूनिट बेसिकली गोज टू डोर स्टेप, goes to each door and they look at the problems of the livestock associated there, ठीक है ना। तो मोबाइल वेटनरी यूनिट इज एक्चुअली डोर टू डोर सर्विस। देखो इट इज वेरी बेनिफिशियल, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है ये। क्यों बेनिफिशियल है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो वेटनरी सर्विसेज हैं बहुत ज्यादा दूर दूर रहती हैं, कई बार फार्मर्स वहां तक जा नहीं सकते, जो विलेजर्स हैं दे कैन नॉट गो टू दैट प्लेस। सो व्हाट दिस मोबाइल वेटनरी यूनिट इज डूइंग इज दैट इट इज ब्रिंगिंग द हॉस्पिटल टू द home, bringing hospital to the home. That is the basic idea behind this mobile veterinary unit model, ठीक है ना। I hope you got clarity. Now next thing जो author ने यहाँ पे बहुत बड़ी एक चीज बताई है कि what is the major problem? The major problem is the problem of quacks.
क्वैक्स आपको पता है क्या होता है? क्वैक्स यानी झोला छाप डॉक्टर्स। क्वैक्स का मतलब होता है झोला छाप डॉक्टर, जो अपने से दवाई बताते हैं। दे गिव, मतलब वो खुद ही बोल देंगे कि हाँ भैया आप ये यूज करो, आप ये यूज करो, बिना जाने पहचाने, बिना कोई डिग्री के, है ना। तो क्वैक्स आर द मेजर प्रॉब्लम। तो ऑथर ने क्यों बोला है कि क्वैक्स मेजर प्रॉब्लम है? बिकॉज दे गिव, मतलब कि दे स्टार्ट गिविंग एंटीबायोटिक्स टू द लाइव स्टॉक, and what happened is that they overdose the animal. Once they overdose the animal becomes antimicrobial resistance, मतलब कि the antibiotics or the medicines stop working on that livestock. तो ये quacks के साथ सबसे बड़ा इशू ये है कि वो भैया ओवरडोज दे देते हैं, उनको पता रहता नहीं है, छोटी सी प्रॉब्लम में भी बहुत ज्यादा वो बड़ी दवाई दे देंगे, एंड व्हाट विल हैपन इज दैट जो एनिमल है वो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस बन जाएगा। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंट बनने का मतलब क्या है कि नाउ नो एंटीबायोटिक्स विल वर्क ऑन दैट एनिमल, कोई एंटीबायोटिक उस एनिमल पे काम ही नहीं करेगी। सो बेसिकली ये बहुत ही बड़ा एक नुकसान होता है क्वैक्स के साथ दिखाने का। नाउ ऑथर अगेन सेज दैट कि अगर हम प्रायोरिटी एंड मतलब कि WHO के बारे में उन्होंने बताया कि WHO हैज लिस्टेड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट एज प्रायोरिटी पैथोजन। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को WHO ने प्रायोरिटी पैथोजन कहा है, विच इज अ कैटेगरी, विच इज द कैटलॉग ऑफ 12 स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया दैट पोज द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ, है ना। एंड ऑथर ने वही चीज यहां पे बोली है कि भाई अगर आप, इफ यू आर नॉट लुकिंग एट द लाइफ स्टॉक हेल्थ, देन यू आर मिसिंग द कंसेप्ट ऑफ वन हेल्थ विजन। वन हेल्थ विजन क्या है? बेसिकली वन हेल्थ विजन इज द इंटरडिपेंडेंस और इज द इंटर रिलेशन ऑफ द ह्यूमन हेल्थ एज वेल एज द एनिमल हेल्थ। इन दोनों के बीच का इंटर रिलेशन है वन हेल्थ। एंड अगर आप सिर्फ ह्यूमन हेल्थ देख रहे हैं एंड अगर आप एनिमल हेल्थ या लाइफ स्टॉक हेल्थ नहीं देख रहे हैं, तो दैन यू आर मिसिंग द बेसिक आइडिया। तब तो आप बेसिक आइडिया ही मिस कर रहे हैं, है ना। नाउ वन कमिटी हैज बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर, MK Jain कमिटी रिपोर्ट। MK Jain कमिटी रिपोर्ट इज बेसिकली रिलेटेड टू द लाइफ स्टॉक फार्मर्स एंड व्हाट चैलेंजेस दे आर फेसिंग, ठीक है ना। तो MK Jain कमिटी याद रखेगा, MK Jain कमिटी रिपोर्ट लाइफ स्टॉक फार्मर्स व्हाट चैलेंजेस दे आर फेसिंग, इससे रिलेटेड है। एंड यहां पे ऑथर ने यह भी कहा कि क्रेडिट इज अ मेजर प्रॉब्लम। जो लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस है, क्रेडिट है, वो भी एक अपने आप में प्रॉब्लम है। तो यहां पर दैट शुड ऑल्सो बी अ केस, लाइफ स्टॉक का भी इंश्योरेंस और ये सब प्रियोरिटी होना चाहिए, और लाइफ स्टॉक जो है आपके प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी अगर आप इस तरीके से करते हो। एंड दैट कैन गो लॉन्ग वे इन एलिविएटिंग द रूरल पॉवर्टी। रूरल पॉवर्टी को दूर करने में लाइफ स्टॉक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, है ना। अभी LHNDC जो प्रोग्राम मैंने आपको बताया था उसमें प्रोविजन है वन जो MV मोबाइल व्हीकल यूनिट है, मोबाइल व्हीकल यूनिट जो है, मोबाइल वेटनरी यूनिट जो है, सॉरी मोबाइल वेटनरी यूनिट MVU, वो 1 MVU फॉर 1 लाख एनिमल्स है। लेकिन ऑथर ने कहा है कि इस नंबर को बढ़ाया जा सकता है फॉर रीजन्स ऑफ डिफिकल्ट टेरेन। जो डिफिकल्ट टेरेन के रीजन है उन पे यहाँ इसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। ऑथर ने यह भी कहा कि जैसे वेटनरी का जो अगर आप ध्यान से नहीं दोगे तो उसमें बहुत लॉस, इंडिया को इकोनॉमिकली भी बहुत लॉस होता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में जो मिल्क सप्लाई थी, मिल्क सप्लाई में काफी ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन जो है उसका लॉस देखने को मिला। हर फार्म में कम से कम 10 लीटर पर डे देखने को मिला, मतलब कि हर फार्म में कम से कम 300 से 350 रुपए का नुकसान। अब कितने जितने फार्म से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर 1 लाख फार्म है तो 1 लाख इंटू 350 आप देख लीजिए, है ना, इतना एक दिन का नुकसान है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा इकोनॉमिक लॉस भी होता है बिकॉज ऑफ दैट। एंड ये पूरी इंडस्ट्री जो है ना, लाइफ स्टॉक और मोबाइल वेटनरी यूनिट, इनसे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, इट कैन बी अ जॉब क्रिएटर एज वेल। फॉर एग्जांपल सपोज करो आप मोबाइल वेटनरी यूनिट लगा रहे हो, तो मोबाइल वेटनरी यूनिट में एक व्यक्ति तो उसमें डॉक्टर होगा, वेटनरियन होगा, उसमें एक असिस्टेंट होगा, एक ड्राइवर होगा, एक और होगा। तो इस तरीके से 4 लोग को रोजगार आपने एक मोबाइल व्हीकल यूनिट में दे दिया, है ना। तो बेसिकली दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। तो बहुत अच्छा है, ये जॉब क्रिएटर के रूप में भी काम कर सकता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, टैब्लो रिजेक्टेड आफ्टर ड्यू प्रोसेस। तो यहाँ पे 3 स्टेट्स के टैब्लो हैं जिनको की रिजेक्ट कर दिया गया है। एंड ये 3 स्टेट्स हैं तमिलनाडु, एक दूसरा है वेस्ट बंगाल एंड तीसरा है केरला। तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड केरला के टैब्लोस को रिजेक्ट किया गया है। वेस्ट बंगाल जो टैब्लो दिखाना चाहता था उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस और INA के कंट्रीब्यूशंस को दिखाना चाहता था। जो टैब्लो मतलब सोचा था वेस्ट बंगाल ने, उसमें सुभाष चंद्र बोस उनकी 125th बर्थ एनिवर्सरी थी, इस कारण से उन्होंने कोशिश की थी कि INA और उनके जो कंट्रीब्यूशन है वो शोकेस किए जा सके। दैट इज द फर्स्ट थिंग। दूसरा जो तमिलनाडु का टैब्लो था उसमें VO चिदम्बरनार, महाकवि भारतीयार,
रानी वेलू नचियार और मारुथु ब्रदर्स, इनको शोकेस करने की कोशिश की गई थी। थोड़ा सा मैं आपको इनके वीओ चिदम्बरार के बारे में बता दूं। वेलियप्पन ओलंगनाथन चिदम्बरम पिल्लई इनका नाम था, एंड ही वाज बोर्न इनटू द रॉयल फैमिली ऑफ टुटिकोरिन। रॉयल फैमिली ऑफ टुटिकोरिन में इनका जन्म हुआ था, एंड इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है फ्रीडम मूवमेंट में भी। फ्रीडम फाइटर थे फ्रॉम तमिलनाडु, एंड ही वाज वन ऑफ द फॉर्मर लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एज वेल। ही वाज द फाउंडर ऑफ स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी। 1906 में इन्होंने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी बनाई थी। और दूसरे जो नाम थे सुब्रमण्यम भारती, महाकवि जिनको कहा जाता है, तो इनको महाकवि भारती भी कहा जाता है। ही वाज अ एक्टिविस्ट, इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट, सोशल रिफॉर्मर, पॉलीग्लॉट, है ना। महाकवि भारती इनको बोलते हैं, ग्रेट पोएट भारती, है ना। And he fought for the emancipation of women. He was against child marriage. He stood for reforming Brahmanism and religion. He was in solidarity with Dalits and Muslims as well. ये उन्होंने काफी कुछ किया। देन केरला का जो टैब्लू था उसमें श्री नारायण गुरु के बारे में डिपिक्ट करना था, उनकी जर्नी को डिपिक्ट करना था। एंड सजेशन ऑफ आदि शंकराचार्य, ये भी है। केरला का टैब्लू रिजेक्ट किया गया था, ठीक है ना। तो एज इट फीचर्ड ए स्टैच्यू ऑफ श्री नारायण गुरु एज अगेंस्ट द सिलेक्शन ऑफ ज्यूरी सजेशन ऑफ आदि शंकराचार्य। ज्यूरी ने सजेस्ट किया था आदि शंकराचार्य, बट इन्होंने श्री नारायण गुरु को शोकेस करना चाहा, इस कारण से उसको रिमूव कर दिया गया। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इनको याद रखेगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है ना। कभी भी यूपीएससी कुछ भी क्वेश्चन बना के पूछ सकता है, उसके लिए अपने को तैयार रहने का, है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। एन फ्रैंक बिट्रेयल सस्पेक्ट आइडेंटिफाइड। अब एन फ्रैंक का नाम आप सब जानते हैं क्या। होलोकॉस्ट के टाइम पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब आई है, डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप पढ़ लीजिएगा, दैट इज अ वेरी गुड बुक। एक छोटी सी बच्ची है जिसको एक डायरी उसके पिताजी गिफ्ट करते हैं और उसमें वो लिखना शुरू करती है। तो शी स्टार्ट्स राइटिंग एंड दैट इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट वर्क्स ऑफ होलोकॉस्ट के टाइम पे। फिर उन्होंने लिखते लिखते आप देखेंगे किस तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न होता है ना। तो डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, एन फ्रैंक, बहुत अच्छी किताब है, आप पढ़िएगा जरूर। अब इसमें ऑथर ने यहाँ पे देखो बताया कि कई थ्योरीज हैं कि एन फ्रैंक के साथ बिट्रेयल किसने किया था। तो अभी उसमें एक किताब सामने आई है ना, एक नई किताब सामने आई है जिसमें कि आर्नल्ड वैन डेन बर्ग का नाम आया है। आर्नल्ड वैन डेन बर्ग, ये एक व्यक्ति था, आर्नल्ड वैन डेन बर्ग नाम का एक व्यक्ति था, जिसने रिवील किया था कि फ्रैंक कहाँ पे छिपी हुई है एम्स्टरडैम में। एंड इसके बाद फिर ये किस तरीके से नाजीज के हाथ में लग जाती है, उसके बाद दिस इज व्हाट द स्टोरी इज। और ये किताब जो है कैनेडियन ऑथर रोजमेरी सलीवन ने किताब लिखी है, जिसका नाम है द बिट्रेयल ऑफ एन फ्रैंक। द बिट्रेयल ऑफ एन फ्रैंक बाय कैनेडियन ऑथर रोजमेरी सलीवन, जिसमें कि उन्होंने ये मेंशन किया कि वैंडन बर्ग जो है उस व्यक्ति ने किस तरीके से इसके हाइडिंग प्लेस को बता दिया। और नाजी की रेड हुई 4 अगस्त 1944 को, है ना। नाजी रेड 4 अगस्त 1944, जिसमें कि विच अनकवर्ड द सीक्रेट एनेक्स वेयर एंड हर फैमिली वर हाइडिंग फ्रॉम द होलोकॉस्ट फॉर 2 years, 2 साल से जहां वो छिपे हुए थे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, यहाँ पे एक लास्ट न्यूज आइटम देखते हैं, इनइक्वालिटी किल्स। ऑक्सफैम की एक नई रिपोर्ट है जिसका नाम क्या है, इनइक्वालिटी किल्स। याद रखेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोविड पैंडेमिक, स्पेशली कोविड पैंडेमिक के बाद जो इनइक्वालिटी है और जिस तरीके से लोग काफी नुकसान झेलने को मिला है, उन्हीं के ऊपर है ये। ऑथर ने कहा है इनइक्वालिटी हर जगह है, न केवल इनकम में इनइक्वालिटी है बल्कि सर्विसेज में भी इनइक्वालिटी है, एजुकेशन में इनइक्वालिटी है, हेल्थ केयर में इनइक्वालिटी है, स्किल डेवलपमेंट में इनइक्वालिटी है। और ये न केवल अभी ये तो हम देख रहे हैं कौन कौन से एरियाज हैं। ये इनइक्वालिटी मेल और फीमेल में भी इनइक्वालिटी है, मेल फीमेल में इनइक्वालिटी है। तो ऑथर ने कहा कि ये इनइक्वालिटी, इन्हीं सबको मेंशन किया ऑक्सफैम ने अपनी रिपोर्ट में, जिसका नाम है इनइक्वालिटी किल्स। इनइक्वालिटी किल्स नाम की रिपोर्ट है, ऑक्सफैम ने निकाली है। ऑक्सफैम एक यूके बेस्ड कंसोर्टियम है ऑफ 21 चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस विच हैज अ ग्लोबल प्रेजेंस। इसको बहुत लोगों ने ऑथर किया है, नबील अहमद है, नाफकत दाबी, मैक्स लॉसन, मेगन, इनके नाम आपको नहीं याद रखने, बट आपको ये रिपोर्ट जरूर याद रखनी है। इनइक्वालिटी किल्स नाम की रिपोर्ट ऑक्सफैम की रिपोर्ट है। अब इस रिपोर्ट ने बहुत से बताया कि 160 मिलियन पीपल हैं हु वर रेंडर्ड पुअर ड्यूरिंग द पैंडेमिक। पैंडेमिक में 160 मिलियन से ज्यादा लोग हैं जो कि पुअर हो गए। इसके अलावा उन्होंने बताया कि वैक्सीन अपार्थाइड, जो एक टर्म यूज किया है वैक्सीन अपार्थाइड, मतलब अनइक्वल एक्सेस टू वैक्सीन बिटवीन द कंट्रीज। वैक्सीन अपार्थाइड मतलब कंट्रीज वर हैविंग अनइक्वल एक्सेस। अब देखो इसके लिए सजेशन भी उन्होंने दिए, जैसे कि उन्होंने कहा कि वैक्सीन की जो रेसिपी है वो आप ओपन कर दो। जब आप वैक्सीन की रेसिपी ओपन कर दोगे तो कोई भी व्यक्ति वैक्सीन बना सकता है, कोई भी कंट्री वैक्सीन बना सकती है। सो
सो दिस इज व्हाट यू शुड डू, है ना। इसमें आपने पेटेंट करवा के रखा है, छुपा के रखा है रेसिपी को, सो दैट इज एक्चुअली बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर अदर कंट्रीज टू मेक दैट वैक्सीन। इसके अलावा ऑथर ने यह भी कहा कि इनइक्वालिटी इतनी ज्यादा थी कि इतने 160 मिलियन लोग पॉवर्टी की ट्रैप में चले गए, वहीं पे कई लोग हैं जो बिलियनियर्स बन गए, many people became billionaires and all। तो ऑथर ने कहा कि एक टॉप तबका है जो कि बहुत ज्यादा रिसोर्सेज कवर कर रहा है, एंड दे बिकमिंग रिच, द रिच इज बिकमिंग रिचर, द पुअर इज गेटिंग पुअरर। इसके अलावा ऑथर ने यह भी कहा है कि बहुत सारे जो इनइक्वालिटी है, जैसे कि हमने जेंडर इनइक्वालिटी देखी, हमने सोशल इनइक्वालिटी देखी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी देखी। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि जो स्ट्रक्चर है कंट्रीज का, उस कारण से भी इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा आई है ना। विमेन का एग्जाम्पल उन्होंने लिया कि हाउ लॉकडाउन हैज इंक्रीज्ड वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन वर्ल्ड वाइड, है ना। वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस काफी ज्यादा बढ़ गया था, जो फैमिली उनका प्रेशर था काफी ज्यादा बढ़ गया था, उनको बहुत ज्यादा काम घर का एक्स्ट्रा करना पड़ रहा था, है ना। एंड अनइक्वल इंपैक्ट देखने को मिले, डिफरेंट जो लोग थे उनके ऊपर अनइक्वल इंपैक्ट देखने को मिले। द वेल्दिएस्ट 1% जो है बेसिकली वो बहुत ज्यादा। इसके अलावा ऑथर ने यह भी कहा है कि ये जो एमिशन है, जो कार्बन एमिशन है, ये सारी चीजें हैं, इसमें भी इनइक्वालिटी देखने को मिली। जो रिच कंट्रीज हैं वो ज्यादा एमिशन करती हैं, चाइना हो गया, यूएसए हो गया, यूरोपियन कंट्रीज हो गई, ये ज्यादा एमिशन करती हैं, और रिच कंट्रीज ज्यादा रिस्पॉन्सिबल, 50% एमिशन के लिए तो ये 1% लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी इनइक्वालिटी देखने, मतलब केवल इनइक्वालिटी इनकम में या इन सब चीजों में नहीं है, इसमें भी आपको इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी, ठीक है ना। दिस इज व्हाट ऑथर सेज, एंड वही लास्ट में उन्होंने कहा कि इनइक्वालिटी किल्स रिपोर्ट में किस तरीके से इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो ऑथर ने कहा कि भाई WTO देखे कि जो छोटी कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनको थोड़ा एक मार्जिन दे, उनको थोड़ा रिलैक्सेशन दे। द WTO शुड गिव रिलैक्सेशन टू दीज कंट्रीज। इसके अलावा इनके ऊपर प्रेशराइज ना किया जाए कि भैया आप कार्बन न्यूट्रल बन जाओ, ये हो जाओ, आप उन्हें डेवलप ही नहीं होने दिया। देन इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि जो पावर है, रीडिस्ट्रीब्यूटिंग पावर, दैट शुड बी दैट थिंग कि वर्कर्स यूनियन और इनको पावर दो आप। जब आप छोटे तबकों को, इनको ग्रुप्स को पावर दोगे, तब जाकर के इनइक्वालिटी दूर होगी। दिस इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दिस इज इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस